गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो मैग्नेटिक फोर्स को दर्शाते हैं ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर को डिफरेंट अरेंजमेंट में यदि मैं लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आप फेस करेंगे वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ये इलेक्ट्रिक बैटरी है एक जिसका EMF E है, ये स्विच है अभी ओपन है, एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग, और ये सर्किट ऐसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। पूरा कंडक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और एक ये रॉड है जिसका मास m लेंथ है। पूरे सर्किट का द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट इज R। इस बैटरी को जो टोटल रेजिस्टेंस फील हो रहा है वो R है। क्लियर? ये मैंने दिया आपको। बोला गया है इसमें व्हेन स्विच इज ओपन देन इट इज सीन spring have expansion x, and if magnetic field perpendicular to the plane of given circuit या अरेंजमेंट is applied, then spring get extended further by x मीटर, और x डिस्टेंस का एक्सपेंशन इसमें हो जाता है। गेट एक्सटेंडेड फर्दर बाय x मीटर। अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, क्लियर, स्विच क्लोज करने के बाद द टोटल, एक बार मुझे रीड करने दो, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन circuit is R when switch is open, then it is seen spring have expansion x, and if magnetic field perpendicular to the plane of the given arrangement is applied and switch is closed, switch भी close होना चाहिए, and switch is closed अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे और स्विच ओपन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो स्विच भी क्लोज है, उस स्टेट में है। क्लियर? मतलब उसने दो स्टेट दी है। पहली स्टेट क्या है कि ये दोनों स्प्रिंग इस रॉड की मास की वजह से एक्सपेंड होते हैं x मीटर। अब जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करते हो और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये देखा जाता है कि स्प्रिंग दोनों x डिस्टेंस और एक्सपेंड हो जाते हैं। ये बोला गया है। क्लियर? अब आपसे बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है आपने वो कितनी है। कैलकुलेट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहली स्टेट में जब ये स्विच ओपन है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, उस स्टेट के लिए फॉर नो मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब मैं कहूंगा कि mg 2kx के बराबर है।
इक्वेशन फर्स्ट, इसका वेट इन दोनों के के एक्स फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहां से करंट निकलेगा क्योंकि स्विच क्लोज कर दिया आपने, ऐसे करंट निकलेगा। वो करंट कितना आएगा, V बाई आर, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है R और V कितना है E बाई आर। फोर्स नीचे की ओर लगा होगा तभी ये और एक्सटेंड करेगा, फोर्स नीचे की ओर लगा होगा तभी ये और एक्सटेंड करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है वो प्लेन से बाहर की ओर अप्लाई की है, ऐसे बाहर की ओर, तभी तो फोर्स नीचे लगेगा। क्लियर, मैग्नेटिक फोर्स और आ जाएगा नीचे की ओर, FB। तो अब आप ये बोलोगे कि नीचे की ओर नेट फोर्स mg प्लस FB है और ऊपर की ओर 2k, दोनों में एक्सपेंशन है 2x इस स्टेट में, इसमें k 2x, इसमें k 2x, यानी 2k 2x। तो यहां से 4kx बराबर आ जाएगा mg प्लस FB, FB आएगा BIL, BIL, तो B I लिख देते हैं, E बाई आर L, BIL, ये आ जाएगा। अब यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा और सब कुछ गिवन है मुझे। mg की वैल्यू यहां फिर से पुट कर देता हूं, या kx की वैल्यू पुट कर देता हूं, मुझे mg में आंसर देना है, m दिया हुआ है ना, तो यहां से kx निकालते हैं, 2kx mg बाई 2 आएगा, यहां आएगा mg बाई 2 माइनस mg, BERL, तो ये 2 से 2 इधर बचेगा mgr अपॉन EL, ये आ जाएगा B। इस तरीके से आप मैकेनिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हो इस आर्टिकल में, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसको हटाता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन और बनाता हूं। देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर एक चार्ज रखते हैं, ये लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक रख दिया मैंने, मास m, इस पर पॉजिटिव चार्ज q है, ये एंगल थीटा है, फ्रिक्शन 0, म्यू बराबर 0। समझे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बाहर की ओर, B नॉट। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब जैसे ही आप इसको ऊपर से छोड़ोगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर, आपने इस स्ट्रेट पर छोड़ा, इस स्ट्रेट पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, समझे बच्चों, म्यू बराबर 0। तो यहां से जब आप छोड़ोगे इसका FBD बनाते हैं, इस स्टेट पर, इनिशियल स्टेट पर इसका FBD बनाते हैं। FBD क्या आएगा, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, इधर आएगा n। और कोई फोर्स आएगा इस पे, अभी इसकी स्पीड 0 है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से भी नीचे आने लगेगा तो इसमें स्पीड जनरेट हो जाएगी,
और इसमें स्पीड जनरेट हो जाएगी, तो इसके उस वेलोसिटी की वजह से एन की डायरेक्शन में एक फोर्स आने लगेगा। एन की डायरेक्शन में देखो, v इधर, b बार, एन की डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, समझे। तो अगर मैं t बराबर 0 पर इसको छोड़ता हूं, तो t समय बीतने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आप ऐसे दोगे, v बराबर u प्लस ए टी, यानी j इंटू टी इंटू साइन थीटा। ये इसकी t सेकंड के बाद की वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की, समझे। तो t सेकंड के बाद जो इस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स आफ्टर t सेकंड, वो लगेगा BIL। तो B नॉट I, तो नहीं होगी इसमें, करंट नहीं है, एक चार्ज है, तो QVB लगाएंगे, QVB, QV वेलोसिटी आएगी इसकी t सेकंड के बाद GT साइन थीटा, V B नॉट, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जो n की डायरेक्शन में लगेगा आफ्टर t सेकंड। जो FBD होगा बॉडी का, वो कैसे बनाओगे, t सेकंड के बाद इधर की ओर n प्लस FB t सेकंड के बाद, और इधर क्या आएगा mg cos थीटा, इधर क्या आएगा mg साइन थीटा। तो अब जो n आएगा आपका वो आएगा mg cos थीटा माइनस FBT, यानी QG B नॉट T साइन थीटा, ये नॉर्मल आएगा t सेकंड के बाद। क्लियर। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन को छोड़ दे, इसके लिए कम से कम ये हाइट कितनी होनी चाहिए। दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ दे, इसके लिए कम से कम ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये हाइट बहुत बड़ी है, इसको ऊपर से आप छोड़ोगे तो t सेकंड के बाद आपको ये पता चला नॉर्मल ये आएगा। अगर ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ रहा है का मतलब क्या है, नॉर्मल जीरो होना चाहिए। नॉर्मल जीरो होने के लिए आप ये टर्म जीरो कर दोगे, यहां से टाइम आ जाएगा, यहां से टाइम आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी कि कितनी देर के बाद ये ब्लॉक इसको छोड़ देगा इंक्लाइंड प्लेन को। तो उतने t सेकंड में ये जितना नीचे आया वो कम से कम वैल्यू हाइट की होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। जितने समय में ये नॉर्मल जीरो आएगा उतने समय में ये ब्लॉक कितना नीचे आया उतनी ही कम से कम हाइट होनी चाहिए, तो ये ब्लॉक छोड़ देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, समझे। मैं डायरेक्ट अगर ये मैक्सिमम हाइट वाला क्वेश्चन पूछ लेता, मिनिमम हाइट वाला कि कम से कम मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए बताइए कि ये ब्लॉक इसको छोड़ दे, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, एन बता दिया, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। इसको बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हो कि मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं सर, यहाँ से टी आ जाएगा, आराम से चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं। तो आपको क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना चाहिए, समझे ना। अच्छे से अगर आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं तो आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये तो ये भी पूछा जा सकता है, इसमें ये चीज़ अगर मैं दे दूँ तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है, सेम क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, समझे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा है, सुनेंगे आप लोग सभी। यहाँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और आपको दिया गया है ये एक सेमी सर्कुलर वायर ए बी, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। बी आपको दिया जाता है, बी की वैल्यू है जो है वो इस प्रकार से दी गई है, बी नॉट एक्स अपॉन 2 आर के, इस तरीके से बी दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन
रीजन, दिए गए रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब इसके बाद आपको बताना है नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन वायर AB। वायर AB पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? ऑप्शन ए पॉजिटिव x, ऑप्शन बी नेगेटिव x, ऑप्शन सी पॉजिटिव y, ऑप्शन डी नेगेटिव y। जेड तो देना ही नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, फोर्स हमेशा बी और आई के परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर? तो जेड में तो कभी नहीं आएगा, बी किधर है? इधर, आई इधर है, तो जेड डायरेक्शन में तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए उसने दिया भी नहीं जेड डायरेक्शन में। ए बी सी डी इन ऑप्शन में से क्या आंसर आएंगे? मैक्सिमम लोग इसका जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे? माइनस वाई एक्सिस। 99% लोग इसका आंसर डी देंगे, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि आप कभी भी रैंडम शेप वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में दिया जाए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो, तो क्या करोगे आप? ये ए भी आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन ए टू बी लिख दो, तो अब ये स्ट्रेट वायर ऐसे आएगा, करंट आपकी ओर है तो अंगूठा नीचे आएगा, इसका मतलब माइनस वाई एक्सिस में माइनस जे कैप में फोर्स आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99% लोगों के दिमाग में ये कहानी चलेगी। लेकिन मैंने इस स्मार्ट वे में एक शर्त आपको बताई थी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि ऐसा आप सिर्फ तब कर सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। दिया गया मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तब ही आप ये चीज कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते आप। समझे? तो उसके लिए मैं यहां बोलूंगा कि ऐसा सोचना कि ए टू बी मिला देते हैं और फिर उस पर फोर्स बता देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही हम ऐसा बोल सकते हैं, वो स्मार्ट मेथड लगा सकते हैं, तो ये चीज गलत आएगी यहां। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब छोटे छोटे हर एक एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पर। मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स अगर मैं निगेटिव रखूंगा, इधर एक्स अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? माइनस के कैप, अगर एक्स निगेटिव है। ये तो मैग्नीट्यूड है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ओरिजिन से पीछे निगेटिव आएगा, तो बी क्या आएगा? माइनस के पर, यानी इधर माइनस के है। तो मैं अगर फिंगर ऐसे पुट करता हूं, जैसे इस एलिमेंट में देख लेता हूं, इस एलिमेंट में, ये एलिमेंट लिया मैंने, करंट कैसे? ऑलमोस्ट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की ओर, तो फोर्स कैसे आएगा? इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और x की वैल्यू इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे मैं एलिमेंट आगे चूज करूंगा, ये एलिमेंट में चूज करूंगा अलग अलग, तो आप ये देखते जाएंगे हर एक एलिमेंट करीब आता जा रहा है, किसके? वाई एक्सिस के, यानी x कोऑर्डिनेट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा तो इस रीजन में A to O रीजन में x निगेटिव रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस में रहेगा। इसका मतलब ऐसे फोर्स हमेशा टेंजेंशियली ऊपर की ओर लगेगा, हमेशा, क्योंकि फर्स्ट फिंगर करंट के डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर बी के डायरेक्शन में, थंब क्या देगा? फोर्स की डायरेक्शन। अगर मैं प्रोफाइल ड्रॉ करता हूं तो प्रोफाइल कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी, कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल आपको मिलेगी। यहां फोर्स आएगा 0, ऐसे सबसे बड़ा फोर्स, फिर फोर्स छोटा होता जाएगा। ऐसे फोर्स छोटा होता जाएगा। अब बात करते हैं इधर, इधर एक्स पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन ऐसे। अब यहां मैं सबसे करीब हूं तो एक्स की वैल्यू तो 0 आएगी, यहां एक्स की वैल्यू 0 आएगी, फोर्स आएगा नीचे की ओर, कैसे? ऐसे, यानी O की ओर। यहां x सबसे बड़ा है तो यहां फोर्स सबसे बड़ा आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके जाएंगे। एलिमेंट अलग अलग लोकेशन पे अगर हम चूज करते हैं
तो अलग अलग डायरेक्शन पे इस तरीके से फोर्स में दर्शाऊंगा। ओ की ओर फोर्स आएगा और फिर इस पॉइंट पे फिर से फोर्स 0 हो जाएगा। तो अब मैं यहां छोटे छोटे एलिमेंट पर प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूं फोर्स की। तो नेट फोर्स आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में आ रहा है? नेट फोर्स इस पर अगर रफली आइडिया लिया जाए तो नेट फोर्स किधर आएगा? आप बोलोगे प्लस माइनस एक्स एक्सिस में, आंसर आएगा बी। इसलिए उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है आपसे, समझे? एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हो आप, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हो आप। जो चाहता है दिमाग पे जोर डालना, प्रैक्टिस करना, दिमाग की एक्सरसाइज करना चाहता है, वो इस पर नेट फोर्स निकालेगा। समझे ना कि इस बी की वजह से इसकी रेडियस ले लेंगे आप स्मॉल ए, नहीं कैपिटल आर ही ले लेना। इसकी ये कैपिटल आर इसी की रेडियस है, ये आर ले लेना आर, ये लेंथ जो इसमें आर है ना वो इसी की रेडियस है। तो आप नेट मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे कितना आता है। जो चाहते हैं अपने दिमाग को एक्सरसाइज देना तो वो नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया था? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऐसे कमेंट कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।